हेलो एवरीवन, मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो पहले आगे बढ़ते हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप यहाँ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इन दो बुक को पढ़ सकते हैं। पहली बुक है कॉमन सेंस ऑफ म्यूचुअल फंड, जो कि 2-2.5 हजार के आसपास में मिल जाएगी। और दूसरी बुक है हाउ टू मेक अ फॉर्चून थ्रू म्यूचुअल फंड्स, हंट विद द हाउंड्स। ये आपको 300 से 350 रुपए के आसपास में ये बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी। दोनों ही बुक अमेजोन पे आपको मिल जाएगी, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो चलो इस फंड के बारे में जानना शुरू करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ कि जितनी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूँ सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, ताकि आप सीख समझ करके एक अच्छा म्यूचुअल फंड लें और अपने गोल्स को पूरा कर सके। मेरी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो सबसे पहले आज हम इस फंड के बारे में इनके फंड मैनेजर्स को देखेंगे कौन कौन है। सबसे पहले फंड मैनेजर मिस्टर अनिरुद्धा जी, दूसरे फंड मैनेजर है मिस्टर ए पी अंजनेयन जी, तीसरे फंड मैनेजर है मिस्टर भूपेश कल्याणी जी एंड चौथे हैं लास्ट में मिस्टर राहुल जगवानी जी। इन सभी को आप एक्सपीरियंस देखोगे तो 22 साल, 14 साल, 18 साल, 5 साल का इनका एक्सपीरियंस है। और ये इस फंड को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रहे हैं या नहीं, या किस तरीके से ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलो तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, कुछ रिटर्न्स देखते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म किया इनके फंड मैनेजर्स ने। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा, क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप फंड है तो लंबे समय में कैपिटल को एप्रिशिएट करने का इनका प्रायर मोटो है, जिसके लिए इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लोग पैसा लगाते हैं। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है तो ये बात आपको पता होगा कि यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी में पैसा लगता है। किस हिसाब से वो फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है कि मार्केट की सिचुएशन को देखते हैं और वो अपने अनुसार जहां उनको लगता है कि अगर लार्ज कैप में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए किसी एक वक्त पे तो लार्ज कैप में ज्यादा डालेंगे। अगर कभी उन्हें लगता है कि स्मॉल कैप में ज्यादा डालना चाहिए तो वो स्मॉल कैप में डालेंगे। तो हम देखते हैं कि इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है, जिसे फंड साइज कहते हैं, वो 5 लाख करोड़ का है, तो मतलब ये ठीक है। ना ज्यादा छोटा फंड है, ना ही ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा फंड है। एनएवी की बात करें तो 30 रुपए के आसपास का, और ये 11 नवंबर 2022 तक का डेटा है। आप रिटर्न को देखोगे तो लास्ट 3 साल के अंदर में 25% का यहाँ पे सीएजआर इन्होंने मेंटेन किया है। लास्ट 5 ईयर की बात करें तो 16.44% है। और सिंस इंसेप्शन आप देखोगे तो लगभग ये 15.25% के आसपास का सीएजआर है। तो यहाँ से मैं इस सवाल का भी मैं आंसर देता हुआ चलता हूँ, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि अभी मैंने एक क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड पे वीडियो बनाया था, तो उन्होंने उससे पूछा था कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा अच्छा है या पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा अच्छा है। मैं आपको बताऊंगा रिटर्न को अगर हम लोग देखें तो अभी तक क्वांट ने ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है। अब आगे क्या होगा वो हम लोग इस वीडियो के अंत होते हुए तक सारी चीजें हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। पर अभी तक की बात करूँ, रिटर्न्स अभी तक हमने देखे हैं तो रिटर्न्स के मामले में क्वांट ज्यादा आगे चल रहा है पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के रिस्पेक्ट में देखें तो। हाँ, अगर मैं एयूएम की बात करूं, मतलब फंड साइज की, तो फंड साइज अभी क्वांट का थोड़ा छोटा है। ये बात मैंने उस वीडियो में भी आपको शेयर किया था। थोड़े से और क्लेरिफिकेशन के लिए काम करते हैं, इसका हम रिटर्न भी देख लेते हैं कि अगर हमने इस पे इन्वेस्ट किया होता तो हमारा कितना रिटर्न जनरेट होता। अब देखो ऊपर बेंचमार्क से जो कंपैरिजन है वो आप देख सकते हो कि इसने लास्ट 1 साल से लेकर के सिंस इंसेप्शन में कितना इन्होंने रिटर्न जनरेट किया है इसके बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में, जो निफ्टी 500 है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में तो आप देखोगे तो चलो ठीक है। फिर हम बात करते हैं एसआईपी का, कि अगर आपने 1 साल पहले से अगर इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया होता तो, और 10 हजार रुपये मान लो पर मंथ का, तो 1,20,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता। तो इसमें आपका कितना बनता है, 1,17,000, थोड़ा सा आपका यहाँ पे लॉस चल रहा होता। और लास्ट 3 साल पहले आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया होता तो आपका कितना रिटर्न बनता है, तो 3,60,000 रुपये बढ़ करके आपके 4,91,000 हो गए होते। और लास्ट 5 साल पहले अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया होता, 10 हजार रुपये पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं, तो 6 लाख रुपए आपके बढ़ करके हो गए होते आपके 9.5 लाख रुपए के आसपास से। और अगर आपने उससे भी पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते, लगभग 9 लाख रुपए की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होती, तो वो बढ़ करके आपका 16 लाख 17 लाख रुपए के आसपास की आपकी वेल्थ यहाँ पे बन चुकी होती। तो आप यहाँ पे एसआईपी रिटर्न को देखोगे तो ये देख करके तो बहुत अच्छा लग रहा हो कि हाँ यार, यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट हो रहा है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्वांट का ज्यादा बेटर था, क्योंकि आप अगर क्वांट में इन्वेस्टमेंट करते हैं लास्ट 3 साल 5 साल में या लास्ट 7-8 साल में, तो उसमें आप देखना कि उसमें आपको ज्यादा, इससे भी ज्यादा रिटर्न जनरेट होते। तो दैट्स वाई मैं बस कह रहा हूँ कि उसमें ज्यादा अच्छा रिटर्न बना होता अभी तक। पर अब हम बात करें कि आज से किस में आपका पैसा बन सकता है। तो यहाँ पे आप देखो कि लास्ट, यहाँ पे इन्होंने जो पोर्टफोलियो के अंदर जो इन्होंने चेंजेस किए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे हर एक मंथ का आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा है कि मंथ बाय मंथ इन्होंने एक सेक्टर में किस तरीके से चेंजेस किए हैं। तो अभी टॉप मोस्ट पे इनका चल रहा है फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें सबसे ज्यादा इनका पैसा डला हुआ है, लगभग 29.46% है। तो देखोगे कि यहाँ पे किस तरीके से बढ़ाया या घटाया गया है
लास्ट कुछ समय में, ये सारी चीजें आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। सेकंड, इनका सबसे ज्यादा जो पैसा डला हुआ है कैपिटल गुड्स में है 15.17%, और ये अक्टूबर 2022 तक का पूरा कंप्लीट डेटा है उस टाइम तक। ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 13% के आसपास है, टेक्नोलॉजी में लगभग 9% है, मटेरियल्स में 6%, एनर्जी में भी लगभग 6.6% है, हेल्थ केयर में भी देखोगे तो लगभग 3.5% है, कंज्यूमर स्टेपल्स में आप देखोगे 2.76% है, कम्युनिकेशन में 2.26% एंड इंश्योरेंस सेक्टर में 2.04% है। अब सेक्टर एलोकेशन को लेकर के आपको क्या लगता है कि कैसा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आप जितना कमेंट में इन्वॉल्व रहोगे, डिस्कशन करोगे, तो हो सकता है कि आपको ज्यादा अच्छी से जानकारी होती चली जाएगी। मुझे इसका जो सेक्टर एलोकेशन है वो ठीक ठीक लगा है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहा है कि आपको कोई ट्रमेंडस रिजल्ट आगे आकर के, ट्रमेंडस रिटर्न आपको आगे नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा पैसा है वो सिर्फ एक सेक्टर में ही लगा हुआ है। इवन टॉप 3 सेक्टर को अभी आप देख लोगे तो आप लगभग 30, 40, 50, 60% के आसपास तो आप देखोगे टॉप 3 सेक्टर्स में इनका पैसा यहाँ पे डल गया है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर ये 3 सेक्टर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो नो डाउट आपको बहुत ही जबरदस्त रिटर्न मिलेगा। बट अगर किसी भी वजह से अगर इन 3 सेक्टर में थोड़ी नॉर्मल ग्रोथ रहती है नेक्स्ट 3 to 4 या 5 ईयर्स में, तो आपके रिटर्न्स भी उसी के हिसाब से नॉर्मल रहेंगे। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। पोर्टफोलियो में आप देख सकते हो इनके टॉप मोस्ट जो इन्वेस्टमेंट है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे आयशर मोटर्स, चोरामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, फिर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। तो टॉप मोस्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टॉप कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंपनीज आपने यहाँ पे देखे जो इनके टॉप मोस्ट होल्डिंग है। उसमें से फाइनेंशियल्स में देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 10 में से 5 इनके फाइनेंशियल सेक्टर से ही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं इस बात को क्यों फोकस कर रहा हूँ, इसके लिए आप दो चीजों को हमेशा ध्यान रखना। मैं बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ कि देखो, मैं ये मानता हूँ कि ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है, इसमें अगर कोई भी कंट्री अगर आगे बढ़ती है, कोई इकोनॉमी अगर तेजी से ग्रो करती है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत अच्छा बूम आता है, नो डाउट। पर इसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि कभी भी किसी एक सेक्टर में हमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं डाल देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि अगर वो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, आउट परफॉर्म करता है, तो नो डाउट हमारा पैसा बनेगा। बट इससे कई बार क्या होता है कि किसी एक सेक्टर की वजह से ना वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसा भी मैंने देखा है। तो थोड़ा सा बस इस चीज को ध्यान देना कि ये जो 5-6 कंपनीज हैं, मतलब इनकी टॉप 10 जो ये कंपनी है, क्योंकि ज्यादातर पैसा तो यही डला हुआ होता है। तो इन दी एंड अगर मैं अपना व्यू दूं इस पोर्टफोलियो को देख करके, तो हाँ देखो, मैं फाइनेंशियल मुझे भी पसंद है, बट मैं इतना बुलिश भी नहीं हूँ कि 10 में से 5 मैं फाइनेंशियल्स में डाल दूंगा। बट अगेन, मैं कोई फंड मैनेजर नहीं हूँ, तो जो फंड मैनेजर हैं वो ज्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो शायद उन्होंने ऐसा करा है तो कुछ सोच समझ कर ही करा होगा। आगे हम देख लेते हैं लास्ट रिस्क रेशियो को, कि आप इसको देखोगे स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा, जो कि वॉलेटिलिटी को शो करता है। तो ये थोड़ा सा वॉलेटाइल है, इतना ज्यादा नहीं है। अपने कैटेगरी एवरेज की बात कर रहा हूं मैं उनकी, इन 19.65 के रिस्पेक्ट में तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 20.08 है, और बीटा है 0.86 के रिस्पेक्ट में 0.94। ये थोड़ा बीटा थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो हाँ ठीक ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना कि जब कोई वॉलेटिलिटी किसी चीज में ज्यादा होती है, तो हमेशा ध्यान रखना, मैं उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अवॉइड कर देता हूँ। ध्यान रखना, लमसम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना कि हम एक बार में पैसा डाल दिया, तो मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट को अवॉइड कर देता हूं अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम ज्यादा वोलेटाइल है तो। इसके अलावा इसका आप शार्पर रेशियो देखोगे जो कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, ये हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, कैटेगरी एवरेज से मैं हमेशा कहता हूँ जितना ज्यादा रहे उतना अच्छा है। और ये 0.52 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कितना है, 0.77 है। तो ये ज्यादा तो है, पर अगर मैं बात कर रहा हूँ क्वांट की, क्योंकि वीडियो में रिक्वेस्ट यही थी कि मैं क्वांट से इसको कंपेरिजन भी कर दूं, तो क्वांट की मैं बात करूं तो शायद वो 1 से ऊपर था, 1 पॉइंट समथिंग कुछ था, मुझे जितना याद है क्वांट फ्लेक्सी कैप का। तो अगर उनके जो फंड मैनेजर है देखा जाए, तो वो जितना रिस्क ले रहे हैं उसके एवज में रिटर्न वो ज्यादा बेटर डिलीवर कर रहे हैं, वो रिटर्न ज्यादा डिलीवर कर रहे हैं पीजीआईएम के रिस्पेक्ट में। तो मैं अगेन ये नहीं कहूंगा कि हाँ भाई आपको क्वांट का लेना चाहिए या पीजीएम का लेना चाहिए, ये आपका डिसीजन है, आपका पैसा है। बट हाँ, आपने मेरे को ये बोला कि दोनों के ऊपर थोड़ा सा बता दो, तो मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो में जब मैं पीजीआईएम का कवर करूंगा तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी तक के लास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें और आने वाली जो प्रोबेबिलिटी है, तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा बेटर है पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, मुझे अभी तक जो देखकर लग रहा है। बाकी आपको क्या लग रहा है प्लीज से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर कोई भी आप तर्क रखोगे तो प्लीज रीजन जरूर देना, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स होते हैं उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी एक अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करने में। तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। तो चलते हैं, इस वीडियो को क्लोज करते हैं।
आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।